तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज फिर एक बार वापस चलेंगे हम उसी सब्जेक्ट पे जो एक दिन के लिए हमने छोड़ दिया था कनाडा की स्टोरी के लिए। वो है सर्वाइवल ऑफ द डॉन्स। आज हम बात करेंगे अंडरवर्ल्ड डॉन अमर नायक की। मैं उसको हमेशा जब भी उसकी बात करता हूँ तो मुझे एक ग्रीक ट्रेजेडी में, जैसे पुरानी जो लिटरेचर में ग्रीक में जो थिएटर लिखा गया, ट्रेजेडीज लिखी गई, बहुत इंटरनेशनली रिप्यूटेड वो रचनाएं थी, उनमें एक उभर के करेक्टर आता था ग्रीक ट्रेजेडी में, द ट्रेजिक हीरो। शख्स तो हीरो था लेकिन ट्रेजेडी से भरा हुआ था। मरने के बाद भी उस शख्स के साथ आपको हमदर्दी होती है, उसकी पर्सनैलिटी के साथ, उसके कारनामों के साथ नहीं। जो उसने जुर्म किए, क्राइम किया, उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन उसके साथ जो एक आदमी का अपना व्यक्तित्व होता है, एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, एक अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, उसका अपने आप में एक डिफरेंट कैरेक्टर होता है। बहुत कुछ लिखा गया जो उसके क्राइम की फहरिस्त है, जो उसके जो कारनामे हैं, वो सब पब्लिक डोमेन में है। लेकिन उसके अलावा भी इतना कुछ करने के बाद भी वो आदमी सरवाइव किया इतना लंबा समय तक, और वो भी तब जब गैंग वार मुंबई में अपने चरम सीमा पे थी। एट द हाईएस्ट लेवल जो गैंग वार का था, उसमें एक तरफ अरुण गवली, एक तरफ दाऊद, एक तरफ वरदाराजन मुडलियार, एक तरफ दूसरे छोटे उसके इलाके के गैंगस्टर और पालजी भाई, उनके चलते हुए एक छोटे से परिवार से निकल के, एक सब्जी भाजी बेचने वाली फैमिली से निकल के उस इलाके का सबसे बड़ा डॉन बनना, जो गैंग उसका बापड़ गैंग के नाम से भी मशहूर हुआ, बापड़ कंपनी बोला करते थे, वहां तक उस शख्स का सफर, यह अपने आप में बहुत अद्भुत कहानी है। अब जैसे पिछले दिनों में हमने आपको बताया, अरुण गवली ने किला बनाया हुआ था दगड़ी चाल को, दाऊद इब्राहिम के पास पाक मोडिया स्ट्रीट का एक सेफ हेवन थी, बाद में दुबई हेवन बन गया। छोटा राजन देश के बाहर जाके तिलकनगर में उसका घर था, स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लेकिन वो भी बाहर चला गया। लेकिन अमर नायक अरुण गवली की तरह देश छोड़ के भागा नहीं, बाहर गया जरूर कुछ समय के लिए, लेकिन वापस आ जाता था। इस शख्स ने जेल भी काटी, हिंदुस्तान की जेलों में रहा, अगर अर्थरोड जेल में काफी लंबा समय निकाला, लेकिन कभी भी अपने गैंग को, अपने मेंबर्स को अनदेखा नहीं किया। और ये शायद उसकी सर्वाइवल का सबसे बड़ा कारण था। उसके पास सबसे बड़ी गैंगस्टर की आर्मी थी और सब लोग उसके लिए जान देने को हमेशा तैयार रहते थे। ये उसके करैक्टर का एक हिस्सा था कि सबको साथ लेके चलता था। बहुत रोकने के बावजूद भी उसका भाई अमर नायक के मरने के बाद अश्विन नायक ने वो कमान संभाली, लेकिन गैंग को उस तरह नहीं चला पाया जिस तरह अमर नायक चलाता था। और वो शायद दाऊद के बाद पहला डॉन था जिसने इंटरनेशनल लेवल पे नेटवर्किंग की बहुत बड़ी, मतलब LTTE जैसे एक संगठन से, जो श्रीलंका की सरकार के खिलाफ तमिल इलाम, मतलब अपने जो तमिल मूल के लोग थे उनके लिए एक सेपरेट स्टेट बनाने का जो एक सपना लेके चले थे, हथियारों से लड़ाई लड़ रहे थे, हथियार बंद पूरी एक आर्मी थी उनका, बहुत बड़ा एक संगठन था तमिल इलाम का। उसमें जो उन लोगों के साथ गांठ जोड़ मुंबई के पहले डॉन ने की, वो था अमर नायक। और उसको, क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी थी उसके पास, एक ज़माने में कहते हैं 4000 से ज़्यादा लोग उसके गैंग में सक्रिय थे, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक। गैंग को चलाने में बहुत लोगों को साथ में रखना पड़ता है, आपको मैसेंजर रखने पड़ते हैं, आपको हथियारों को संभाल के रखने वाले लोग चाहिए,
आपको पैसा संभालने वाले लोग चाहिए, जेल में बैठे लोगों की परिवार की ख्याल रखने के लिए आपको और लोग चाहिए, वकील चाहिए होते हैं, डॉक्टर चाहिए होते हैं इलाज के लिए, और उसके साथ साथ शार्प शूटर जो सिर्फ आपके हो, भाड़े के टट्टू नहीं, वो पूरा एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करना, और उसके साथ खबरियों की आर्मी, हर इलाके से खबर मिलती रहे, कहाँ पुलिस का बंदोबस्त बढ़ रहा है, कहाँ उनके आदमी छिपे बैठे हैं, कहाँ से उनको निकालना है, शिफ्ट करना है, रहने के इलाके ढूंढने करना, एक बहुत बड़ी कवायद होती है जो करनी पड़ती है। एक जमाना था जब बड़े गाँव को ये सब कुछ नहीं करना पड़ता था, सब उनके लोग अपने तरीके से रहते थे, कमाते थे, सबके पास धंधे थे, जैसे करीम वाला का था, सबके सब आदमी दारू के जुए के धंधे में लगे हुए थे, काम पे जब जरूरत पड़ती थी बुला लिया, काम करवा लिया। लेकिन अमर नायक ने एक तमिल इलाम उनकी तरह जो तमिल जो श्रीलंका में जो लोग लड़ रहे थे उनकी तर्ज पे एक आर्मी बनाई, लेकिन फर्क इतना था कि उनको यूनिफॉर्म नहीं थी जो यूनिफॉर्म श्रीलंका में दी गई थी, और उसके चलते हुए इतने लोगों को संभालना आपको लाखों रुपये रोज के चाहिए होते थे। अब एक्सटॉर्शन से इतना पैसा तो मुंबई में मिलता नहीं था, मिलता भी था वो कंपटीशन बहुत था, कितने लोगों से आप मांगोगे, उन्हीं लोगों से अरुण गवली मांग रहा था, उन्हीं लोगों से गाँव के लोग मांग रहे थे, उन्हीं लोगों में से अरुण गवली मांग रहा है, उन्हीं से वर्धा राजन के लोग ले रहे हैं, छोटा राजन की मसूदी चालू है। और जिस एरिया में अमर नायक ऑपरेट करता था और जिन एरियाज में अमर नायक ऑपरेट करता था, आगरीपाड़ा, दादर, बाईखाला, इन इलाकों में ऑलरेडी कंपटीशन बहुत था, और लेकिन इतने आदमियों को रखना उसने क्यों सोचा, ये नहीं कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, वो तो अकेला चला जाता था कहीं भी, और साथ में एक तो आदमी आगे पीछे रहते थे, उसको पहचानता कोई नहीं था, अपने कहीं फोटो नहीं छुपवाता था, कहीं पब्लिक में नहीं आता था, इंटरव्यू नहीं देता था। तो कभी जब शक्ल उसकी मशहूर हुई तो उसने हांगकांग में जाके, सिंगापुर में जाके बड़े तरीके से अपनी फेशियल सर्जरी करवाई और एक नया चेहरा लेके वापस हिंदुस्तान आया, जिसको कोई पहचान नहीं सकता था। वो किस्सा मैंने आपको सुनाया भी था कुछ हफ्ते पहले। कैसे जब पुलिस की रेड होती है साहिल होटल में, तो पुलिस वाले भी उसे पहचान नहीं सकते, वो तो अनफॉर्चुनेटली मौका मेल आप कहिए कि जैसे वो होटल से निकल के नीचे आता है तो वो उसके जो एक जो पिस्टल उसके पास होती है वो पुलिस वालों को नजर आ जाती है, उसको पकड़ते हैं। तो ये वो लंबा चौड़ा किस्सा मैंने आपको सुनाया था, कैसे दूसरे दिन उसका एनकाउंटर होता है विजय सावरकर के हाथों। लेकिन इसके साथ इंटरनेशनल नेटवर्किंग उसके लिए खास तौर पे एलटीटी के लोगों के साथ इसलिए रखनी पड़ी कि उसको पैसा बहुत चाहिए था, और पैसा उस जमाने में एक्सटॉर्शन से भी ज़्यादा ड्रग में था। ये पहला डॉन था जो ओपनली ड्रग में गया, बहुत बड़े लेवल पे नशीले पदार्थों का काम किया। एलटीटी मशहूर थी, ड्रग सप्लाई के बदले वो लोग हथियार लिया करते थे, और वही तरीका, वही जो मोडस ऑपरेंडी थी वो अमर नायक ने उठाई, और उसके साथ साथ उसने ड्रग की, नशीले पदार्थों की तस्करी के साथ साथ उसने हथियारों का जखीरा बहुत बड़ा इकट्ठा किया था। वो ज़माना था जब मुंबई में सबसे ज़्यादा और सबसे सोफिस्टिकेटेड हथियार अमर नायक कंपनी के पास थे, बाबर कंपनी के पास थे, और नेटवर्क एक दूर तक, नेपाल तक, बांग्लादेश तक, श्रीलंका, इस तरह के इलाकों में इतनी बड़ी नेटवर्किंग करके रखी हुई थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है, और वो ही वॉज वेरी कंप्यूटर सेवी, नेट सेवी था, जो एयर कंडीशन मार्केट में उसका ऑफिस था, वहाँ घंटों तक वो अकेला अपना कंप्यूटर लेके बैठ के क्या साफ साफ करता था, किसी को पता नहीं, और किसी को उस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं होती थी। तो उसी जगह पे 2 बार उसके ऊपर अटैक भी हुआ। तो वो एक ऐसी जगह थी जहाँ लोगों को
निगाह रख के उसके जो विरोधी थे वो उस शॉप तक पहुंचने में कामयाब हो जाते थे, लेकिन दोनों बार वो हल्का सा जख्मी होने के बाद बच के निकल भी गया। तो एक उसके काम करने का तरीका था। बाहर ही नहीं, मुंबई के अंदर भी, देश के अंदर भी उसने बहुत बड़ा राजनीतिक लेवल पे नेटवर्क बना के रखा था। कोई ऐसा बड़ा पॉलिटिकल लीडर नहीं था, वो भले शिवसेना का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, एनसीपी का हो या आरपीआई का हो, सबके साथ उसके पर्सनल लेवल पे रिलेशन थे। कुछ लीडर तो उसके साथ डर के बना के रखते थे और कुछ लीडर इसलिए कि उन्होंने अपने दुश्मनों से कुछ काम करवाने होते थे दुश्मनों के खिलाफ, उनमें अमर नायक उनकी हेल्प करता था और यही एक कारण था उसको हाथ डालने में लोग डरते थे। पुलिस वाले भी उससे डरते थे, उसके सामने पुलिस वालों की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। 8 करोड़ जेल में था इस बार किसी केस में और उसी समय उसके खास आदमी भोगले जो था, डॉक्टर जिसको बोलते थे, उसकी एक पाँव में चलने की प्रॉब्लम थी, वो इसका दिमाग था। पूरा गैस इसकी गैर हाजिरी में वो डॉक्टर चलाता था। डॉक्टर उसका निकनेम था, वो डॉक्टर था नहीं। उसका जो बाप था, पिता था, वो एमबीबीएस डॉक्टर था। कमला मिल कंपाउंड के नज़दीक उसकी क्लिनिक थी, क्योंकि बाप डॉक्टर था इसलिए बेटे का निकनेम डॉक्टर पड़ गया। और वो अग्निपारा में जो 144 टेनेमेंट थी, जो पुलिस की एक वर्कशॉप है बहुत बड़ी, उसके साथ जुड़ के 144 घर थे वहाँ पे लोगों के रहने के। पुरानी महारा के टाइम की चौल बनी हुई थी, क्योंकि 144 घर थे इसलिए उसका नाम ही मशहूर हो गया 144 टेनेमेंट। वो इसका गढ़ था, किला था, अड्डा था, सब लोग वहीं रहते थे, खुद भी वहीं रहता था। उसके बाहर उसने एक मंदिर बनवाया था मेन रोड पे, और वो मंदिर में जो त्योहार होते हैं लोकल, गणपति का, पूजा का, दूसरी सरस्वती पूजा, इस किस्म के जो धार्मिक कार्यक्रम थे वो मंदिर में किए जाते थे। इतना सेंसिटिव एरिया था कि लोकल पुलिस ने उसके बाहर एक अपना परमानेंट स्पॉट बना के रखा हुआ था। पुलिस की एक वायरलेस वैन हमेशा वहाँ खड़ी रहती थी और उसके बावजूद उस 144 टेनेमेंट में पूरा काम अमर नायक गैंग का चलता था। और वहीं से कितने बड़े बड़े जो अटैक, जो डॉक्टर को मारने का जो हमला हुआ, उसमें भी बहुत सनसनीखेज तरीके से पुलिस की यूनिफॉर्म जो सिविल की होती है, टी शर्ट और खाकी पैंट, उसमें 2 गाड़ियाँ, 10 गाड़ियाँ इस तरीके से आई कि वो जैसे पुलिस वालों की रेड होती है। तो सीधा वो लोग किसी और घर में नहीं गए, अंदर से कुछ अपनी खबर मिली थी, सेकंड फ्लोर पे डॉक्टर के रूम में जाके जहाँ वो था वहाँ पे उसको मारा। बहुत घंटे तक उसकी लाश वहीं पड़ी रही। जब मैं वहाँ पहुँचा था खबर करने के लिए, ये घटना के आधे घंटे के अंदर अंदर मैं अपने ऑफिस से काफ़ी नज़दीक था, मैं पहुँचा और भी लोग प्रेस वाले बहुत आए हुए थे। कभी टेलीविज़न वगैरह का ज़माना नहीं था, प्रिंट मीडिया था, तो सब लोग के साथ उसकी बॉडी उसकी तरह उस गलियारे में पड़ी थी। एक ही सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने का रास्ता, सेकंड फ्लोर था, वहाँ से नीचे कूदना, जब भागने का कोई और रास्ता नहीं था। शायद यही कारण था कि डॉक्टर को हमले में मारा जाना पड़ा। तो ये इस किस्म के हादसे उस चौल में हुए, लेकिन उसका जो अपने लोगों को संभालने का जो मेन काम था, जिसकी हम बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ द डॉन, सर्वाइव कैसे कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास उनके लोग पक्के जुड़े होते हैं। वो पहला डॉन था जिसमें 50 के करीब शायद उसके लोग जो साथ में काम करते थे, उनमें कुछ लोग अभी भी मेरे टच में है, बातचीत होती रहती है। उनके बहुत ज़माने में मैंने शायद एक पहले के एपिसोड में कुछ और मोटरसाइकिल का नाम ले दिया था। उन्होंने बताया कि वो दूसरे मोटरसाइकिल थे, शायद हीरो होंडा या इस किस्म के मोटरसाइकिल अपने लोगों को दिए थे मोबिलिटी के लिए। अपने पैसे से उस ज़माने में मोटरसाइकिल नए खरीद के देना और सब के सब लोगों को पेजर दिए, एक नहीं 2-2 पेजर कुछ लोगों को दिए थे कि एक पेजर के कभी उसकी बैटरी नहीं काम करे
या मैसेज आने में तकलीफ हो तो दूसरा पेजर जो है, तो मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो पेजर में मैसेज देख के लैंडलाइन फ़ोन से फ़ोन करना पड़ता था। उसी तरह उस इलाके में तकरीबन 100 के करीब जो दुकानें थी, राशन की दुकान हो या मेडिकल शॉप हो या और इस किस्म की दुकान, जहाँ पे लैंडलाइन फ़ोन होते थे, उनके साथ अमर नायक कंपनी का, बाबर कंपनी के बहुत बढ़िया गहरे रिश्ते थे। और इसके लोगों को वहाँ पे इमीडिएटली फ़ोन करने की परमिशन मिल जाती थी। भाग के कहीं दो कुछ मिनट के लिए छिपना है तो उन्हीं दुकानों में छिप जाना। उसी तरह अग्रीपाड़ा में वीआईपी 4 में कुछ कमरे लेके रखे हुए थे। उसी किस्म से जो उतारपियों का आरटीओ है उसके साथ एक 4 में कमरे लेके रखे हुए थे, जहाँ पे इनके लोग जाके इमरजेंसी में शरण ले लेते थे। तो ये उस आदमी का काम करने का तरीका और अपने जो ड्रग के बिजनेस में उसका जाना शायद वो उसके मरने का एक बड़ा कारण बना। देखिए जो ड्रग डीलर होते हैं वो आम क्रिमिनल से, गैंगस्टर से कुछ डिफरेंट किस्म से ऑपरेट करते हैं। नरी खान जो ज़माने का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर था, उसके साथ अमर नायक ने हाथ मिलाया। नरी खान जेल में था और उसी टाइम पे अमर नायक भी एक ज़माने में उसी जेल में था, करोड़ जेल में। और मैं तो बात आपको बता रहा था, बीच में रह गई। आप करोड़ जेल में था तो इसका खास आदमी डॉक्टर का मर्डर होता है और उसकी जो बॉडी थी शमशान घाट लेके जाने के लिए वो जेल के सामने से निकल रही थी और अमर नायक ने जेल के अथॉरिटीज़ को बोल के इतना उसका चलती थी उसकी, उसने कहा कि यहाँ पे उसका जो फ्यूनरल प्रोसेशन है वो जेल के दरवाजे के बाहर रुकेगा और मैं अपने साथी को आखिरी जो श्रद्धांजलि है, जो भी उसको कहते हैं अपनी भाषा में, वो मैं करूँगा। बहुत बड़ा बवाल हुआ। परमवीर सिंह जो बाद में मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने, डीजी रैंक तक पहुँचे, वो उस समय डीसीपी थे उस जोन के। उन्होंने बिल्कुल वो पूरा प्रोसेशन को रोकने की मनाही दी और कहा कि नहीं रुकेगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो प्रोसेशन वहाँ पे रुका। अमर नायक ने खिड़की में से जेल के दरवाजे के अंदर से वहाँ पे देखा और जो फूल मंगवा के रखे थे वो एक फूल माला जेल के ऑफिसर ने ला के उस बॉडी पे रखी और उसके बाद वो प्रोसेशन वहाँ से दोबारा चला। तो ये अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं का काम करने का तरीका हुआ करता था उस ज़माने में। और आखिरी दिनों में जब वो नरी खान को जेल से निकाला, उसकी ज़मानत की, मैंने जो आपको एपिसोड सुनाया था, जब अमर नायक नरी खान को जेल में मिलने जाता है तो कोई उसको पहचान नहीं सकता। अंदर के कुछ लोग थे जिनमें प्रीत तनाशा और ये लोग अंदर थे, साधु शेट्टी वगैरह। साधु शेट्टी ने इसको पहचाना कि ये तो अमर नायक है। वो किस्सा मैंने आपको सुनाया था। जिस आदमी को जेल की अथॉरिटी, जिस जेल में वो इतना लंबा समय काट के गया था, वो लोग नहीं पहचान सके, उसको सिर्फ उसकी आवाज़ से साधु शेट्टी ने पहचाना। तो इस तरह से जब वो आखिरी दिनों में जब सिंगापुर से, हांगकांग से वापस आता है, बहुत बड़ा नेटवर्क था बाहर भी उसका, तो आके बड़े बड़े लीडर्स की, जिनके पास बड़े लेवल की सिक्योरिटी थी, उनकी प्रोवाइड की हुई जगहों पे रहा। लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि मातोश्री में रहा, लेकिन मुझे लगता नहीं। मातोश्री के साथ जो कुछ बंगले लगते हैं जहाँ पे पूरी सिक्योरिटी है, उस कंपाउंड के अंदर कुछ खाली जगह भी शिवसेना की लीडरशिप में रखी हुई है मेहमानों के लिए। शायद उस किस्म के किसी आउट हाउस में रहा होगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये शख्स जो यहाँ पे है ये अमर नायक है। उसी तरह कहा जाता है कि और बड़े महाराष्ट्र के लीडर उसके जो एक उनका घर खाली पड़ा रहता है, वहाँ पे काफ़ी दिन वो रहा। उसके साथ साथ एक बहुत बड़े एक्टर के घर भी वो कुछ दिन रुका। तो 2.5-3 महीने वो आदमी बड़े बड़े लोगों के उस घर में रुका जहाँ उनको सरकारी सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई थी, मतलब उसकी जान को वहाँ पे कोई खतरा नहीं था। तो लेकिन कहते हैं ना, जब लीडरशिप जो है वो किसी की सभी नहीं होती। सबसे बड़ा जो काम अमर नायक ने जो उसके लिए बहुत भारी पड़ा वो तो सुनील खटाऊ मर्डर केस। उसकी बीवी ने कसम खाई थी कि जब तक अमर नायक नहीं मरेगा वो चैन से नहीं बैठेगी।
इतना बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर उसने बनाया मिल ओनर की तरफ से, मिल ओनर एसोसिएशन की तरफ से, और 5 करोड़ का इनाम उसने रख दिया कि जो आदमी अमर नायक को मारेगा उसको 5 करोड़ का इनाम मैं दूंगी, जो बाद में बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया था। और लेकिन आखिरी दिनों में वही लोग जो उसको एक ज़माने में अपना समझते थे और अमर नायक उनको अपना समझता था, उन्हीं लोगों ने उसको बिट्रे किया। किसी शिवसेना के लीडर ने उसकी जान बचाने की कोशिश नहीं की, हालांकि सरकार शिवसेना की थी। बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट उनके पास था, वो भी अमर नायक को अच्छी तरह जानते थे। लेकिन जब इंडस्ट्री का प्रेशर इतना बड़ा पड़ा तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और इंस्पेक्टर सलास्कर जो अमर नायक का खास दोस्त था, भाई जैसे थे दोनों, उसी के हाथों से अमर नायक का एनकाउंटर करवा दिया गया। तो ये कहानी थी, जो पहला डॉन शायद मुंबई का होगा जो इस तरीके से एक अपने ही लोगों के हाथों से एनकाउंटर में मारा गया। आने वाले दिनों में और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।